हेलो साथियों, जय हिंद। मैं राजेश सर। मैं जो है आप लोगों के लिए एक बार फिर से लेकर के आया हूँ क्लास 6 का साइंस। आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5। इसका शीर्षक होगा पृथक्करण। ये जो साइंस है वो बिहार बोर्ड से रिलेटिव है। ठीक है। अगर ये वीडियो आप पूरा देखते हैं तो मैं आशा करता हूँ ये जो आगामी बीपीएससी की वैकेंसी आने वाली है 6 से लेकर के 8 तक हो या फिर 9 से लेकर के 10 तक हो, तो आपको जो है इस वीडियो से या इस क्लास से जो है बहुत जो है हेल्प मिलने वाली है। क्योंकि मैं केवल 6 का ही वीडियो नहीं बना रहा हूँ। 6 के बाद फिर 7 का भी बनाऊंगा, 8 का भी बनाऊंगा, 9 का भी बनाऊंगा, 10 का भी बनाऊंगा और 11 12 का भी बनाऊंगा। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ और ये जो आप लोग देख रहे हैं, चैप्टर देख रहे हैं या कोई बुक देख रहे हैं, तो इसमें हम जो क्या किए हैं पेज बाय पेज, ठीक है, लाइन बाय लाइन जो है एक एक टॉपिक को कवर करते हुए मैंने जो है इसे बनाया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं और आते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए हमारा जो आज का चैप्टर है वह क्या है, पृथक्करण। ठीक है। और अगर आप बिहार बोर्ड के एससीईआरटी का बुक देखिएगा, चैप्टर नंबर 5 का जो पहला पेज है उसमें कुछ पॉइंट है। ठीक है। तो उससे जो क्वेश्चन बन रहा है वह क्या है, देखिए। जो पहला क्वेश्चन है हमारा वह कह रहा है कि ठोस पदार्थों को जो है ठोस पदार्थों को ठोस पदार्थों से अलग करने की विधि। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि दो ठोस पदार्थ है तो उसको हम लोग जो है अलग करने की कौन-कौन सी विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है ठोस पदार्थों को ठोस पदार्थों से अलग करने के लिए देखिए चुनना, चालना, ओसाना विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब जब इस चैप्टर का नाम ही है पृथक करना, तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 वस्तुओं को पृथक करने की प्रक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। तो 2 ठोस वस्तुओं को हम चुन करके बाहर कर सकते हैं, ठीक है? चाल करके बाहर कर सकते हैं तथा ओसा करके बाहर कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, इससे आगे देखिएगा तो अगला जो पॉइंट है वह क्या है, दौनी या फिर थ्रेशिंग। ये क्या होता है? तो देखिए सूखी फसल की ठंडलों से अनाज को अलग करने के लिए मशीनों से क्या किया जाता है, देखिए दौनी किया जाता है या फिर थ्रेशिंग किया जाता है। ठीक है? कोई फसल सूखी है तो उसके ठंडलों से जो अनाजों को अलग करने की जो प्रक्रिया है, वह क्या कहलाती है? दौनी कहलाती है या फिर थ्रेशिंग कहलाती है। देखिए दौनी के कुछ पुराने तरीके भी प्रचलित है, जैसे फसल के जो है डंठलों पर बैलों को चलाकर अनाज अलग करना, कुछ जो है डंठलों को मुट्ठी कड़ी बनाकर सतह पर पटकना या डंडे की सहायता से पीटना। ठीक है? आप देख सकते हैं कुछ फसल को हम लोग क्या करते हैं, मशीनों की सहायता से दौनी करते हैं या फिर थ्रेशिंग करते हैं। पुराने ज़माने में जो है किसका प्रयोग किया जाता था? बैल का प्रयोग किया जाता था जो है दौनी करने के लिए, और जो है फसलों को अलग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अनाज को उठाते हैं और पटक देते हैं। ठीक है? अब किसी किसी वस्तु पर उसको बार-बार जो है पटकते हैं। इससे भी क्या होता है, अनाज जो है पौधों से अलग हो जाता है। ठीक है? तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, दौनी कहते हैं या फिर दौनी को ही थ्रेशिंग कहा जाता है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे ओसाई। कह रहा है ओसाई जो है भारी पदार्थ के साथ मिले हल्के पदार्थ को हवा की सहायता से अलग करने की क्या है, प्रक्रिया है। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि भारी पदार्थ में हवा की सहायता से हल्के पदार्थ को अलग करने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहेंगे, ओसाई कहेंगे। जैसे आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि किसान जो है किस प्रकार से ओसाई प्रक्रिया द्वारा, ठीक है, जो हल्के पदार्थ है उसको फसल से अलग कर रहा है। देखिएगा आप लोग। ठीक है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट जो है हमारा क्या है, देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट है चालना एवं चुनना, वो भी हाथ से। ठीक है? कह रहा है हम फसल से अन्न प्राप्त करने के क्रम में चालना एवं हाथ से चुनकर अलग करने की विधियों का भी उपयोग करते हैं। जैसे गेहूँ एवं सरसों को चाल कर अलग करते आपने देखा होगा। गेहूँ अथवा धान की दौनी एवं मोसाई के बाद भी उसे मिट्टी जो है उसमें जो मिट्टी है, कंकड़ है, डंडी है, भूसी है आदि रख रह जाए तो इसे जो है चालने की विधि से अलग कर लिया जाता है। हम लोग देखते हैं गाँव में, ठीक है? मान लीजिए कोई गेहूँ है और उसमें अगर भूसा का कण है, नहीं, तो किसान लोग क्या करते हैं या घर की महिलाएँ क्या करती है, उसको चाल करके, ठीक है? या चुन करके उससे क्या करती है, बाहर कर देती है। ठीक है? तो पृथक्करण का जो है सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए चित्र के माध्यम से कैसे जो है चुना जा रहा है या फिर चाला जा रहा है। देखिए, यहाँ पे क्या कर रहा है, एक थाली में एक बच्चा जो है चुन रहा है अशुद्धियों को और यहाँ पर क्या किया जा रहा है, चाल रहा है।
तो चाल करके भी हम अलग पृथक्करण कर सकते हैं और चुन करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, पृथक्करण कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मान लीजिए बालू से नमक जो है कैसे अलग होगा। ठीक है। कहा है देखिए, जब हम बालू और नमक को पानी में डालेंगे तो नमक पानी में घुल जाएगा। ठीक है, क्योंकि नमक पानी में घुलनशील है और बालू पानी में जो है नहीं घुलता है, क्योंकि यह पानी में क्या है, अघुलनशील है। घुलनशील पदार्थ को अघुलनशील पदार्थ से छानकर अलग कर लेंगे, फिर वाष्पन के द्वारा पानी से नमक जो है अलग किया जाता है। ठीक है। तो देखिए, इस विधि से हम लोग जो है बालू से नमक आराम से अलग कर सकते हैं। क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि बालू और नमक में जो है, बालू क्या होता है, अघुलनशील पदार्थ होता है और नमक क्या होता है, घुलनशील पदार्थ होता है। जब दोनों के मिश्रण को हम लोग क्या करेंगे, पानी में डालेंगे तो क्या होगा, नमक तो पानी में घुल जाएगा, लेकिन बालू जो है अघुलनशील होने के कारण पानी में नहीं घुलेगा। अगर हम इसको छान कर निकाल लें तो क्या होगा, नमक और पानी जो है, नमक युक्त पानी क्या होगा, अलग हो जाएगा और बालू अलग हो जाएगा। फिर मान लीजिए नमक युक्त पानी को अगर हम वाष्पन करेंगे, मतलब तापमान देंगे, तो यह क्या होगा, वाष्प बन करके उड़ जाएगा और जो है हमारा नमक बच जाएगा। तो इस प्रकार से जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, बालू और नमक को अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, इसके बाद जो अगला टॉपिक है, थिराना। ठीक है। ये थिराना क्या होता है, देखिए, तो कह रहा है कि भारी विलेय पदार्थ को गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से नीचे बैठ जाना की जो प्रक्रिया है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, थिराना। ठीक है। जैसे मान लीजिए जल है, उसमें बहुत सारी अशुद्धि है, नहीं, उसको हम किसी गिलास में दे या किसी बर्तन में दे, तो जो भारी पदार्थ है वह क्या होगा, वह क्या होगा कि उस बर्तन की पेंदी में जाकर के जमा हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, थिराना। देखिए, इसमें भी फिगर के माध्यम से हम लोग समझेंगे। देखिए, ठीक है, ये ग्लास है, नहीं, इसमें पानी है और इसमें सभी भारी वस्तुएं जो है, जो ग्लास के पेंदी में जाकर के बैठ गया है। तो ये क्या है, पानी है और इसमें भारी वस्तु था, लेकिन सभी कहाँ बैठ गया, यहाँ पर देखिए गिलास के पेंदी में जाकर के। ठीक है, तो ये जो है किसकी प्रक्रिया है, थिराने की प्रक्रिया है। इसी में एक और पॉइंट है, निथारना। तो कह रहा है कि पानी और किसी पतली चीज को स्थिर करना, जिससे उसमें घुली हुई मैल आदि नीचे बैठ जाए, क्या कहलाता है, निथारना कहलाता है। ठीक है। क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है, एक पॉइंट है कि यदि दूसरे गिलास का जल अब भी साफ नहीं दिखाई दे तो इन्हें फिल्टर पेपर द्वारा छान सकते हैं। मान लीजिए थिराने और निथारने की प्रक्रिया द्वारा भी जल अगर जो है साफ नहीं हो, तो हम उसे क्या कर सकते हैं, फिल्टर पेपर में डाल करके जो है क्या कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं। ठीक है। देखिए, इसी पॉइंट को मैंने यहाँ पे लिखा है, कह रहा है कि थिराने और निथारने के बाद भी जल साफ नहीं दिखाई दे तो इन्हें फिल्टर पेपर द्वारा छान सकते हैं। चलिए, पेपर जो है एक नया शब्द आया, तो हम लोग जो है थोड़ा सा फिल्टर पेपर के बारे में समझ ले। फिल्टर पेपर वास्तविक में होता क्या है, तो कह रहा है देखिए, फिल्टर पेपर एक ऐसा कागज होता है जिसमें अत्यंत छोटे छोटे छिद्र होते हैं और इससे जो है इसमें जो है छोटे छोटे ठोस कण भी जो है पार नहीं हो पाते और फिल्टर पेपर पर ही टंगे रह जाते हैं। तो फिल्टर पेपर में क्या होता है, छोटा छोटा छिद्र होता है, इसमें छोटे छोटे कण भी जो है क्या होता है, पार नहीं कर पाते, तो छोटा छोटा छिद्र भी क्या होता है, फिल्टर पेपर पर जमा रह जाता है और जल क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। ठीक है। चलिए, हम लोग अगले स्टेप पे चलते हैं। सबसे पहले जो है फिल्टर पेपर का हम लोग जो है थोड़ा सा चित्र देखेंगे। देखिए, ये है फिल्टर पेपर। ये कौन सा पेपर है, फिल्टर पेपर। इसमें डालने से क्या होगा, जो भी छोटे छोटे कण है जल का, उसमें फिल्टर पेपर जो है यहाँ पे फिल्टर पेपर रह जाएंगे और शुद्ध जल जो है नीचे गिलास में जमा हो जाएंगे। ठीक है। चलिए, हम लोग बढ़ते हैं आगे। क्या कर रहा है देखिए, हम लोग जो नमक खाते हैं वह किस प्रकार से प्राप्त होता है। ठीक है, हम लोग जो नमक खाते हैं वह किस प्रकार से प्राप्त होता है। देखिए, क्या है पॉइंट, क्या कर रहा है देखिए, कह रहा है समुद्र जल के जल में जो है लवणों की अधिक मात्रा घुली रहती है। ये बात हम लोग को पता है। इन्हीं लवणों में साधारण नमक पाया जाता है। जिस नमक का प्रयोग हम करते हैं वह साधारण नमक ही है। ठीक है। समुद्री जो जल होता है उसी के लवणों में जो नमक पाया जाता है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, साधारण नमक। इसका प्रयोग हम लोग घर में करते हैं। वह कौन सा नमक है, साधारण नमक है। देखिए, अलग ये असाधारण नमक तैयार किए कैसे होता है, समुद्र जल को जो है बड़े बड़े गड्ढों या क्यारियों में भरकर छोड़ दिया जाता है। जो समुद्र जल होता है उसको बड़े बड़े गड्ढों में क्या किया जाता है, भरकर छोड़ दिया जाता है। सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पित हो जाता है तथा ठोस लवण नीचे बच जाता है। इसके बाद लवणों को शोधन करके साधारण नमक प्राप्त कर लिया जाता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए समुद्र का जो जल होता है उसको क्या किया जाता है, बड़े बड़े गड्ढों में डाल दिया जाता है। तो जब धरती का टेम्परेचर और सूर्य का प्रकाश से जो है टेम्परेचर बढ़ता है तो जल सभी वाष्प बन करके उड़ जाते हैं और जो है नमक बचते हैं।
ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, समुद्र से साधारण नमक प्राप्त करते हैं। ये देख सकते हैं आप फिगर के माध्यम से। सभी इसमें क्या किया गया है, देखिए यह इधर समुद्र है, ठीक है, यहाँ पर गड्ढा बना करके इसमें समुद्र के जल को डाला गया है, और जब ये है ताप जब धरती का टेम्परेचर बढ़ा, मतलब सूर्य का प्रकाश से जो है टेम्परेचर बढ़ा, तो जल सभी क्या हो गए, वाष्प बन करके उड़ गए। तो जो ये जो बचा, ये क्या बचा, फिर ये जो है नमक है। इसी इसी का जो है प्रयोग हम लोग साधारण नमक के रूप में करते हैं। ठीक है। अब देखिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्रोमोटोग्राफी। क्रोमोटोग्राफी क्या होता है, सबसे पहले उसके बारे में पढ़ेंगे। कह रहा है क्रोमोटोग्राफी एक ऐसी विधि है जिससे विलेय पदार्थों को अलग करने में प्रयोग प्रयोग किया जाता है। कोई पदार्थ मान लो जल में विलेय है, तो उसको अलग के लिए हम लोग अलग करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, क्रोमोटोग्राफी का। सर्वप्रथम इस विधि का प्रयोग रंगों को अलग करने में किया जाता था। किसका प्रयोग किया जाता था, देखिए रंगों को अलग करने। मान लीजिए दो रंग मिल गया, तो उसको कैसे अलग करेंगे, तो उसको जो है क्रोमोटोग्राफी के द्वारा जो है हम लोग अलग करते थे। इस कारण इसका नाम क्रोमोटोग्राफी पड़ा। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। नहीं, क्रोमोटोग्राफी तो का परिभाषा तो जान लिए। अब देखिए कौन कौन से क्रोमोटोग्राफी करने वाले हैं हम लोग। सबसे पहले क्या है, चौक से क्रोमोटोग्राफी। क्रोमोटोग्राफी सबसे पहले आप लोग जो है फिगर को देख लीजिए। ठीक है, नहीं ये फिगर को देख लीजिए, फिर चलिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। क्या करा, देखिए प्रयोग करने के लिए एक चौक के मोटे सिरे से 1 cm छोड़कर, ठीक है, एक चौक लेंगे, उसको मोटे सिरे से जो है 1 सेंटीमीटर छोड़कर काली स्याही का एक छल्ला सा बनाना है। ठीक है, पूरा काली स्याही से उसको कलर कर देंगे। इसके लिए माचिस की तीर या रिफिल की नोक से नोक को स्याही में डुबोकर चित्र में दिखाए अनुसार, देखिए चित्र हम लोग देखे, यहाँ पर क्या है, चित्र है, यहाँ पर है ना, ये जो चित्र है, ठीक है, तो ये जो चित्र है उसके अनुसार जो है चौक पर छुआएं, धीरे धीरे करके चौक की गोलाई के चारों तरफ छुआकर छल्ला बना ले। ठीक है। अब देखिए, अब क्या है, करा, अब एक तस्तरी या किसी डब्बे के जो है ढक्कन में थोड़ा पानी डाले, ध्यान रखें कि पानी आधा सीएम से ज्यादा न हो। चौक को इस पानी में सीधा जो है खड़ा कर देना है। और चौक पर लगे स्याही पानी में नहीं डूबनी चाहिए। अब इंतजार करें और देखें, पानी के चौक के ऊपरी छोर तक पहुंचने से पहले ही चौक को पानी में से जो है क्या करें, हटा ले। आप देखिएगा कि चौक में विभिन्न प्रकार के रंग जो है दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये प्रयोग था, आप इसे घर पर भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसी में है छन्ना कागज से क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, सबसे पहले देखिए ये क्या है, तो ये छन्ना कागज है। ठीक है, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। क्या करा, देखिए एक बीकर और रिफिल ले, बीकर में लगभग 1 cm ऊंचाई तक पानी भर ले। अब छन्ना कागज की लगभग 4 cm चौड़ी व 12 cm लंबी एक पट्टी काट ले। ठीक है, कह रहा है अ, इसके एक सिरे पर करीब 2 cm छोड़कर आलपीन की नोक से काली स्याही की एक छोटी सी जो है बूंद लगा दे। फिर क्या करा, देखिए अब कागज के दूसरे सिरे को मोड़कर रिफिल पर टिकाकर बीकर में लटका दे। कागज का वह सिरा जिस पर स्याही की बूंद लगी है पानी में डूब जानी चाहिए, मगर ध्यान रहे कि स्याही की बूंद पानी में न डूबे। कागज की पट्टी बीकर से छूनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखिए फिर क्या होगा, अब एक बार फिर जरा इंतजार कर ले। अब पानी छन्ना कागज की पट्टी पर चढ़ता हुआ रिफिल तक पहुंचने लगे तो पट्टी को निकालकर सुखा ले। आप देखिएगा कि पट्टी पर विभिन्न प्रकार के रंग दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, देखिए क्रोमेटोग्राफी जो है हम लोगों ने 2 प्रयोग पढ़ा, और उसमें पढ़ा जो है किस प्रकार से रंग दिखाई देते हैं। ठीक है, तो कह रहा है क्रोमेटोग्राफी जो है अलग अलग पदार्थों के पहचानने की एक बहुत उपयोगी विधि है। इसका जो उपयोग है तब भी किया जा सकता है जब मिश्रण बहुत कम मात्रा में हो। जैसे स्याही के रंगों को अलग अलग पहचानने के लिए बस एक बूंद स्याही की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए नोट, एक पॉइंट है छोटा सा, देख लीजिए इसमें। कह रहा है, स्याही में केवल एक ही रंग नहीं होता। ये जो स्याही हम लोग देखते हैं ना, जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं, उसमें केवल एक ही रंग नहीं होता बल्कि अलग अलग रंग होता है। उसे हम क्रोमेटोग्राफी के प्रयोग से पता कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए पौधे से दवाई अलग करना। ठीक है, इसमें भी जो है हम लोग क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कह रहा है, इस विधि का उपयोग करके पेड़ पौधों में पाई जाने वाली दवाइयों औषधियों को अलग अलग कर सकते हैं। जैसे तुलसी, नीम, चिरैता आदि ऐसे कई पेड़ पौधे हैं जिनमें दवाइयाँ होती है। पहले इसका काढ़ा बना लेते हैं, फिर उस काढ़े को क्रोमेटोग्राफी करते हैं। क्रोमेटोग्राफी करने से काढ़े में उपस्थित पदार्थ
अलग-अलग चिन्ह देते हैं, ठीक है? जिसके माध्यम से हम इसे अलग कर लेते हैं, ठीक है? देखिए क्या कर रहा है नोट जो है कई और भी उपयोग होते हैं क्रोमैटोग्राफी के, जैसे फूलों के रंग की जाँच करने के लिए, किसी चीज़ में मिलावट की जाँच करने के लिए, ऐसे कई कामों में जो है इसका खूब उपयोग होता है। तो क्रोमैटोग्राफी से क्या होता है कि हम लोग जो जल में विलेय पदार्थ है या मान लीजिए कोई भी तरल पदार्थ में विलेय पदार्थ है, उसका जो है हम आसानी से जो है पृथक करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए हम लोगों ने पूरा चैप्टर जो है काफ़ी डिटेल्स के साथ पेज बाय पेज, लाइन बाय लाइन बढ़िया से पढ़ा। अभी हम लोग जो है इस चैप्टर से संबंधित अभ्यास प्रश्न करने वाले हैं, ठीक है? चलिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है सही विकल्प को चुनिए। ये बहुविकल्पिक प्रश्न है, ठीक है? इसमें क्या कर रहा है कि वे पदार्थ जो पानी या अन्य तरल पदार्थों में घुल जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो जो पानी या अन्य तरल पदार्थों में घुल जाएगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? घुलनशील पदार्थ कहेंगे, ठीक है? अगला क्वेश्चन है का ख पदार्थ को अलग-अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पता है। पदार्थ को हम लोग अलग कैसे कर सकते हैं? वाष्पीकरण से भी कर सकते हैं, चुन करके भी कर सकते हैं, छान के भी कर सकते हैं। इसका जो आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है? जल में घुलनशील एवं जल में से भारी कण बर्तन के जो है पेंद में जमा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो हम लोग पढ़े हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? थिराना कहा जाता है, ठीक है? देखिए फिर क्या कर रहा है? थिराने के बाद जमे हुए पदार्थ से जल या अन्य पदार्थ जो है अन्य द्रव को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? थिराने के बाद की जो प्रक्रिया होता है उसे क्या कहा जाता है? निथारना कहा जाता है, ठीक है? यहाँ पर जो है थोड़ा-सा मिसप्रिंटिंग है, निधारना हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी द्रव होगा, ठीक है? तो इसे क्या कहा जाता है? निथारना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निथारना, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या कर रहा है? जब मिश्रण बहुत कम मात्रा में हो, तो उसे अलग करने की कौन-सी विधि जो है बेहतर है? तो बहुत कम मात्रा में है तो हम लोग जो है चुन करके भी अलग कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, अब क्या है रिक्त स्थानों को भरना है। क्या है देखिए, कह रहे गेहूँ के दाने को भूसियों से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं? ओसाई या ओसाना, ठीक है? इसके बाद है देखिए कह रहा है कि समुद्र जल से क्या करा है यहाँ पे देखिए, कह रहा है समुद्र के जल से नमक विधि द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। तो हम लोग पढ़े हैं वाष्पीकरण विधि द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है? देखिए, क्या कर रहा है? चाय की पत्तियों को चाय से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो छानना कहलाती है, ठीक है? इसके बाद क्या कर रहा है? क्रोमैटोग्राफी का उपयोग पेड़-पौधे में पाई जाने वाली दवाइयों को में करने में किया जाता है, तो क्या हो जाएगा? अलग करने में किया जाता है। देखिए अब कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है। कह रहा है कि मिश्रण से अवयवों को अलग करने की ज़रूरत क्यों होती है? तो देखिए क्या कह रहा है? किसी उपयोगी वस्तुओं में अनुपयोगी पदार्थ तथा हानिकारक पदार्थ मिले होते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं माने जाते हैं और साथ ही किसी पदार्थ की शुद्धता एवं प्रामाणिकता को बनाए रखने के लिए मिश्रण से अवयवों को अलग करने की ज़रूरत होती है। चलिए हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या कर रहा है? बालू और चीनी के मिश्रण को कैसे अलग किया जा सकता है? तो इस प्रकार का क्वेश्चन पढ़े हैं। हम लोग किसके लिए पढ़े हैं? बालू और नमक के लिए। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है? बालू और चीनी के लिए। तो सेम प्रोसेस होगा। बालू क्या है देखिए और घुलनशील पदार्थ होता है, जबकि चीनी जो है घुलनशील पदार्थ होता है। अतः इसके मिश्रण को पानी में घुला देते हैं, ठीक है? कुछ देर तक उसे हिलाते रहते हैं ताकि चीनी पूर्णतः जो है घुल जाए। अब छन्ना पद्धति से बालू को छान लेते हैं और पानी और चीनी के मिश्रण को वाष्पन विधि से अलग-अलग कर लेते हैं। इस प्रकार जो है बालू एवं चीनी के मिश्रण क्या हो जाता है? अलग हो जाता है, ठीक है? चलिए, अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि आप पृथक्करण की किन्हीं 3 विधियों का वर्णन कीजिए। तो देखिए पृथक्करण की 3 विधियाँ बहुत सारे हैं। जैसे पहला विधि ओसाई है। ओसाई क्या पढ़े थे? ओसाई का परिभाषा हम लोग जानेंगे। ओसाई जो है भारी पदार्थ के साथ मिले हल्के पदार्थ को हवा की सहायता से अलग करने की प्रक्रिया है। इसमें हवा की दिशा को ध्यान में रखते हुए ओसाई किया जाता है, ठीक है? अगला जो पॉइंट है क्या है? चालना। तो गेहूँ अथवा धान की दौनी एवं ओसाई के बाद भी यदि उसमें मिट्टी, कंकड़ जो है डर्टी या भूसी जो है इत्यादि रह जाए, तो उसे चालन की विधि द्वारा जो है किसकी विधि द्वारा? चालन की विधि से जो है अलग कर लिया जाता है, ठीक है? इसके बाद तीसरे विधि की बात करिएगा, तो इसमें देखिए पॉइंट थोड़ा-सा मिसप्रिंटिंग है, इसमें थर्ड होना चाहिए था। वो क्या है देखिए वाष्पीकरण। तो क्या क्या कर रहा है देखिए समुद्र के जल में लवणों की अधिक मात्रा घुली रहती है। इन्हीं लवणों में से साधारण नमक पाया जाता है। समुद्र के जल को बड़े-बड़े गड्ढों या क्यारियों में भरकर छोड़ देते हैं। तो सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पित हो जाता है और ठोस लवण नीचे बैठ जाता है, ठीक है? इसके बाद लवणों का शोधन करके नमक प्राप्त किया जाता है। तो ये कौन-सी प्रक्रिया है? तो ये प्रक्रिया है वाष्पीकरण की, ठीक है? इसके बाद देखिए देखिए क्या कर रहा है, जल में जो है मिले अशुद्धियों को कैसे दूर करेंगे?
तो इसका 2 विधि है, या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन इसमें 2 विधि ही लिया गया है, ठीक है? या जल में मिले अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम इसे गर्म करके, ठंडा करके प्रयोग में ला सकते हैं। दूसरा क्या है? अशुद्धियों को पतले कपड़े से छान करके भी है जो है हम अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं, ठीक है? और इस चैप्टर का जो लास्ट क्वेश्चन है, वो क्या है देखिए, दूध किन-किन पदार्थों का मिश्रण है? तो दूध जो है मक्खन का मिश्रण है और किसका मिश्रण है? जल का मिश्रण है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो है इस चैप्टर को काफ़ी डिटेल्स के साथ पढ़ा, ठीक है? जय हिंद।